मैं हमेशा ये बात करता हूं, आज नहीं, मैं जब से कश्मीर के इशू, इस वाले कश्मीर की हो उस वाले कश्मीर की बात हो, ये बात मैं बिल्कुल खुले दिल के साथ मानता हूं कि उस तरफ के कश्मीर में डेवलपमेंट के हवाले से हम उनका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते, दूर दूर तक भी हम वहां खड़े नहीं हैं। आज मैं सर एक कुछ पिक्चर्स में देख रहा था, जो रेलवे लिंक हो रहा है 330 मीटर के हाइट पे, वो रेलवे लाइन को बिछा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल आई एम रियली इम्प्रेस्ड फ्रॉम दैट, इसमें कोई शक नहीं है। बेशक नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कश्मीर के अंदर इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट ला रही है, बाहर से भी ला रही है। और आपको पता है कि जहाँ से भी जो भी इन्वेस्टमेंट कश्मीर के अंदर करना चाहता है, गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट कर रही है। और पाकिस्तान के मुकाबले, जो पाकिस्तान के कब्जे में हमारा कश्मीर है, उसके मुकाबले हमारा जो कश्मीर है वो काफ़ी ज़्यादा वेल कनेक्टेड है, डेवलपमेंट भी काफ़ी है और ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन इसको लेके पाकिस्तानी मीडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ये समझता है कि हम तो अपनी पूरी लाइफ भी बिता दें तो उस डेवलपमेंट पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इन लोगों ने तो 150 साल में ही कोई डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं किया है अंग्रेज़ों के बाद। जो अंग्रेज वहाँ पे 150 साल पहले करके चले गए वही है वहाँ पे, उसके बाद वो वैसे का वैसा ही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी पंजाब में एक फ्लाईओवर पर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक फंसे रहे और इंडिया में इस वाक़े को सिक्योरिटी की एक संगीन कोताही करार दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी को शुमाली रियासत में एक यादगार का दौरा करना था, लेकिन इसी रास्ते पे किसान एहतजाज कर रहे थे और ट्रैफिक आमदोरफ्त के लिए बंद थी। मुजाहिरीन जूनियर होम मिनिस्टर अजय मिश्रा के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे, क्योंकि उनके बेटे पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अक्टूबर में किसानों के एहतजाज के दौरान अपनी गाड़ी से कुचल के कई अफराद को कत्ल कर दिया था। कि पाकिस्तान से आजादी चाहिए। अब इंडिया की जो साइड है वहां पे आप मुझे बताएं कि सवाए ये जो झांकी भेजते हैं और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ये जो पेड इनके एजेंट्स हैं, उनके अलावा जनरल पब्लिक ने कभी आपने सुना है कि वहां कहा हो कि हमें हिंदुस्तान से आजादी चाहिए? वो पागल है। वो इतना, उनको अभी 18,500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट गई है सिर्फ कश्मीर में। तो वो पागल है कि जिनको बिजली भी आप मिल रही है, रेलवे चल रही है, रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट हर रोज वहां आती जाती है श्रीनगर, कि वो कहेंगे कि नहीं हमें पाकिस्तान के साथ जाना है। तो फिर वो उनका दिमागी इलाज होना चाहिए। सर ये वाला ऐसी पॉइंट बात है आपका तो बड़ा बहुत वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल। मैं हमेशा ये बात करता हूं, आज नहीं, मैं जब से कश्मीर के इशू, इस वाले कश्मीर की हो उस वाले कश्मीर की बात हो, ये बात मैं बिल्कुल खुले दिल के साथ मानता हूं कि उस तरफ के कश्मीर में डेवलपमेंट के हवाले से हम उनका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते, दूर दूर तक भी हम वहां खड़े नहीं हैं। आज मैं सर एक कुछ पिक्चर्स में देख रहा था, जो रेलवे लिंक हो रहा है 330 मीटर के हाइट पे, वो रेलवे लाइन को बिछा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल आई एम रियली इम्प्रेस्ड फ्रॉम दैट, इसमें कोई शक नहीं है। बेशक हमें वो हिंदुस्तान से दुनिया 2000% का इख्तिलाफ वो करें, लेकिन ये चीज आपकी बिल्कुल सर मानते हैं सर। दुनिया का बुलंद तरीन रेलवे ब्रिज बन रहा है वो। यस, दुनिया का बुलंद तरीन। यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल सर। ये वाली चीजें, आपकी ये वाली बात बिल्कुल सही है कि डेवलपमेंट वहां पे है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती है। हमारे अभी मुजफ्फराबाद के अंदर छोटा एयरपोर्ट भी नहीं है, बड़ा तो छोड़ दें। वो लोग इस्लामाबाद से अगर कहीं जाना है तो इस्लामाबाद से आते हैं, अगर ट्रेन में जाना है तो पिंडी रेलवे स्टेशन को यूज करते हैं। हालांकि 1896 में बाकायदा जब गोरे की हुकूमत थी यहां पर, तो उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद के बाद मरी और मरी के बाद ये रेलवे लाइन मुजफ्फराबाद जाएगी, जो 150 साल में नहीं जा सकी। अब ना यूएनओ को कोई फिक्र है, ना सिक्योरिटी काउंसिल को कोई फिक्र है। अगर ये बातें पाकिस्तान में होती तो सिक्योरिटी काउंसिल का बयान आ जाता, एक इजलास ना होता, फर्ज करें बयान आ जाता। अब कश्मीर में मैं वापस आता हूं। मैं कश्मीर पर हमने क्या किया? क्या ओआईसी का इजलास हुआ? उजरा खारजा का पूरा इजलास नहीं हुआ। हमने अफगानिस्तान पे इजलास किया ओआईसी का, हमने फलस्तीन पे इजलास किया, हमने इस्लामाबाद में ओआईसी को होस्ट किया, कश्मीर पे नहीं किया हमने, क्योंकि कश्मीर पे शायद बहुत से लोग आने को तैयार नहीं थे। तो इसका मतलब है कहीं हमारे पास ऐसी कमजोरी है। यकीनी तौर पर बहुत से मुल्कों के मुफादात हिंदुस्तान से वाबस्ता हैं, माशी मुफादात इस वक्त प्रिवेल करते हैं। इस वक्त भारत, सऊदी अरब, यूएई, इनके जो एक तिकोन बनी हुई है माली मुफाद की और
इन्वेस्टमेंट की वो बहुत तगड़ी है, लेकिन बात उसूल भी तो होते हैं ना, बाज पुराने उसूल भी होते हैं, उनको भी आगे लेके चलना होता है। हम प्रोसेस नहीं कर सके, हम प्रोग्रेस नहीं कर सके, हम आगे नहीं बढ़ सके। हम हिंदुस्तान को हमारे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया बेनकाब करने में, उसको बेनकाब जरूर कर दिया हमने, लेकिन क्या फायदा हुआ? वो बेहिजाब तो हो गया, लेकिन उसको नुकसान नहीं हुआ। उस पर पाबंदी का एक तिनका तक नहीं लगाया। सही, ठीक। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, जैसे कि एनबीसी ने भी कहा कि हमने कश्मीर के लिए वो सिफारतकारी नहीं की जो कि हमने अफगानिस्तान के लिए की या फिर फलस्तीन के लिए की, आपके ख्याल में कहां कमी कोताही रही? देखिए, एनबीसी ने बहुत आलमी सतह पर और इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत तफसील से बात की। उन्होंने बताया कि ओआईसी का जो इजलास हमने इस्लामाबाद में किया उसकी करारदाद में फ़लस्तीन का जिक्र तो था, लेकिन हम अपने मुल्क इस्लामाबाद में उसमें कश्मीर का जिक्र नहीं करवा सके, और ये हमारा बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर था। हालांकि ऐसा ही ओआईसी का इजलास जब पहले हुआ था तो जो करारदाद थी उसमें कश्मीर का जिक्र था ज़ियाउल हक के दौर में, चाहे वो अफगानिस्तान पर ही हुई थी ओआईसी का इजलास। तो इस बार हम बिल्कुल कश्मीर का एक लफ्ज़ करारदाद में नहीं दिलवा सके। हालांकि इस्लामाबाद में इजलास था, हमने हाथ काट के ओआईसी को दिए हुए थे और उन्होंने हमारी जुबानबंदी की हुई थी कि कश्मीर का जिक्र किया तो हम उठ के चले जाएंगे। ये तो एनबीसी ने बिल्कुल बयान कर दिया कि इंटरनेशनल फ्रंट पे एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है मौजूदा हुकूमत का कश्मीर के हवाले से। अब ये कह देंगे कोई हमारी बात नहीं सुनता, तो भाई आपकी बात नहीं सुनता तो ये आपकी नाकामी है। मैं समझता हूँ मुल्क के अंदर भी आप देखें, हमने जो मुल्क के अंदर कश्मीर की तवाना आवाज़ें थी हाफिज सईद से लेके, हमने उनको सजाएं दी हैं 200 साल कैद टेरर फंडिंग में, फैटफ के दबाव में, और सरेंडर क्या होता है। मेरा मतलब है कि हमने अपने मुल्क में जो कश्मीर के लिए मजबूत आवाज़ें थी फैटफ के दबाव में, उनको सजाएं देकर मुजरिम के तौर पर अदालतों में खड़ा कर दिया। फिर हमारा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ वो राब्ता बहुत कमज़ोर नजर आया। दिल्ली में जो हमारी एम्बेसी है, आप बताएं जब से घेराव हुआ है, कर्फ्यू लगा है, हमारे दिल्ली में जो हाई कमिश्नर है उनकी कोई हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं से बातचीत, अली गिलानी के अफसोस में हमने क्या किया है और हमारे वुज़रा के कैसे बयान आए हैं। तो एक तवील फहरिस्त है इस हुकूमत की कश्मीर पर नाकामियों की। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में इंटरनेशनल फ्रंट पर हमें किस तरह कश्मीर के लिए आवाज उठाने की जरूरत है? किस तरह से हम अपना मुकदमा, कश्मीर का मुकदमा मौसर अंदाज में लड़ सकते हैं? इकोनॉमिक वॉर ऑफ इकोनॉमी में उनके तजारती इंटरेस्ट हैं। आपके इस्लामिक मालिक ने ये एजेंडे में ये रखा था कि कश्मीर का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद उसकी और इम्प्लीकेशन थी। इट वाज ओनली रिलेटेड टू अफगानिस्तान, इसलिए इसमें ऐसी डिप्लोमेटिक फेलियर की बात नहीं है। सर अंदाज में लड़ रहे हैं। देखिए, जिस तरह इमरान खान ने यूएनजीए में 2019 में तकरीर की थी, वो तकरीर बहुत ज़बरदस्त थी और लग रहा था कि ये वाकई सफ़ीर बन के उनकी बात को आगे लेके जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है उस तरह से हुकूमत नहीं कर सकी, क्योंकि शायद कोविड भी आ गया, माशी हालात बहुत बुरे हो गए। और लेकिन जिस तरह हुर्रियत रहनुमाओं की भी जिक्र हुआ था, आपने देखा कि नवाज शरीफ ने भी एक दौर में उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। तो इमरान खान बेहतर तरीके से कॉज को लेके आगे चले, लेकिन उस तरीके से मौसर अंदाज में इस बात को आगे नहीं बढ़ा सके।